गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 31। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर जो 31 है वो कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 या ऑप्शन डी है 5। यानी कि मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं मनुष्य का यहाँ हार्ट बना हुआ है। प्रश्न हमारा यह पूछ रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि मनुष्य के जो हार्ट होता है उसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं 4 कक्ष। ठीक है, आइए हम लोग हार्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ फिगर से समझेंगे चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो मनुष्य का हार्ट है यह मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है। जो इस साइड वाला भाग होता है इसे बोलते हैं हम लोग बायां भाग, बायां भाग। ठीक है, और जो इस साइड वाला भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं दायां भाग, दायां भाग। ठीक है, दायां भाग में याद रखिएगा कि इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। यानी यह जो साइड दिख रहा है आपका इसमें अशुद्ध रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या है? अशुद्ध रक्त कहने का मतलब है कि वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त। और इस वाले भाग में बायां भाग में ऑक्सीजन रहता है तो इसे ऑक्सीजन रहित रक्त बोलेंगे, या इसे बोलते हैं हम लोग शुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड बोलते हैं। ठीक है, और देखिए जो बीच वाला भाग है इसे बोला जाता है सेप्टम। क्या बोला जाता है? सेप्टम। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नहीं है, यह एक टॉपिक है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे 2 भाग दिख रहा होगा बायां भाग में, ये भाग ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो भाग होता है इसे बोला जाता है आलिंद। क्या बोला जाता है? आलिंद। ठीक है, इधर भी देखिए यहाँ पे भी एक ऐसे करके भाग बना हुआ है तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? इसे भी हम लोग बोलेंगे आलिंद। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? आलिंद कहलाएगा। यानी कि हार्ट का जो ऊपर वाला भाग होता है उसे क्या बोला जाता है? आलिंद बोला जाता है। और जो नीचे वाला भाग होता है इसे बोला जाता है नीलय। क्या बोला जाएगा? नीलय। इसको नीलय बोलते हैं। फिर इस साइड वालों को भी क्या बोलेंगे? नीलय बोलेंगे, नीलय। ठीक है, और ध्यान रखिए कि ये दाया साइड में है तो इसे हम क्या बोलेंगे? दाया नीलय। ये हो जाएगा हमारा दाया नीलय। और ये जो आलिंद है क्योंकि ये दाहिने साइड में है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे दाया आलिंद, दायां आलिंद। ठीक है, और इधर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बायां आलिंद, बायां आलिंद हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यह नीलय है और यह चूंकि बायां वाला साइड में है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बायां नीलय, बायां नीलय। ठीक है, यानी हार्ट में जो है कितने कक्ष हो गए? 4 कक्ष हो गए। कौन कौन? पहला जो हो गया बायां आलिंद, उसके नीचे आ जाइएगा बायां नीलय। ठीक है, इधर आ जाइएगा तो ये मिलेगा दायां आलिंद, और उसके नीचे आ जाइएगा तो मिलेगा दायां नीलय। ठीक है, चारों चीजें याद हो गई। फिर से एक बार और हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वाला भाग हो जाएगा बायां आलिंद, नीचे आ जाइएगा तो मिलेगा बायां नीलय, इधर आ जाइएगा बायां आलिंद, दायां आलिंद, और उसके नीचे आ जाइएगा तो मिलेगा दायां नीलय। यानी कि ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? आलिंद। आपको ऐसे भी एग्जाम में याद रख सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? आलिंद, और नीचे वाला हिस्सा क्या कहेगा? नीलय। ऊपर वाला हिस्सा आलिंद, नीचे वाला नीलय। अब चूंकि वो बाया साइड में है तो बाया आलिंद, इस साइड में आ जाएगा तो दाया आलिंद। नीचे आ जाइए बाया साइड में है तो बाया नीलय, और इधर आइएगा तो दाया नीलय। चारों याद हो गया। बाया आलिंद, दाया आलिंद, बाया नीलय और दाया नीलय। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। देखिए यह क्या करता है कि जो बाया आलिंद है इसमें जो है ऑक्सीजन आता कहाँ से? तो यह आता है फेफड़ा के द्वारा। ठीक है, फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा का जो एलियोवेली है वो फुफ्फुस शिरा के द्वारा, ठीक है, फुफ्फुस फुफ्फुस शिरा के द्वारा ऑक्सीजन को किस में भेज देता है? वो भेज देता है बाया आलिंद में भेज देता है। ठीक है, और बाया आलिंद से यानी कि ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वो यहाँ पे चला आता है। और कहाँ से आता है? तो ध्यान रखिएगा यह आता है फेफड़ा से। ठीक है, फेफड़ा क्या करता है कि फुफ्फुस शिरा के द्वारा, ध्यान रखिएगा कौन सा शिरा है? फुफ्फुस शिरा। यह फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाया आलिंद में क्या करता है? रक्त को भेज देता है। यहाँ से रक्त जो है, ये देखिए ये वाला जो भाग दिख रहा है ऐसे बना हुआ, इसे बोलते हैं द्विदली कपाट। क्या बोलते हैं? द्विदली कपाट बोला जाता है, द्विदली कपाट। यानी कि जब रक्त यह बायां आलिंद में पहुंचता है तो बायां आलिंद से द्विदली कपाट के द्वारा किस में आता है? बायां नीलय में आता है। और बायां नीलय से जो है यानी कि यहाँ से इस भाग से जो है निकलता है धमनी। क्या निकलता है? धमनी। इसे बोलते हैं धमनी। और यह जो धमनी है यहाँ से रक्त जो है धमनी के द्वारा कहाँ चला जाता है? शरीर के
विभिन्न भाग में चला जाता है। और यह कैसा होता है, यह ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है, जिसे हम लोग शुद्ध रक्त बोलते हैं। फिर से एक बार समझिए, फेफड़ा के द्वारा जो फुफ्फुस शिरा ये कहाँ लेके आएगा, बायां आलिंद में लेके आएगा। बायां आलिंद से बायां नीले में किसके द्वारा जाएगा, तो यह यहाँ पे एक संरचना होती है। यह संरचना जब खुलती है तो यह रक्त जो है किसमें चला जाता है, बायां नीले में चला जाता है। बायां नीले से निकलता है धमनी, और इस धमनी के द्वारा क्या होता है कि शरीर के विभिन्न भागों में रक्त चला जाता है। फिर वहां से जो ऑक्सीजन विहीन रक्त है वो शरीर के विभिन्न भागों से फिर किसमें आता है, वो आएगा आपका दायां निलय में। किसमें आएगा, दायां निलय में आता है, यानी कि इधर वाले भाग में होता है। और ये क्या होता है, यह जो होता है अशुद्ध रक्त होता है। और यह जो आपका ब्लड वेसल्स है, ठीक है, यह कौन सा होता है, तो ये होता है सीरा। क्या होता है, सीरा। और इसमें याद रखिएगा कि सीरा कौन सा रक्त का परिवहन करता है, यह अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड। एग्जाम में कई बार पूछा है कि धमनी और सीरा में किसमें जो है शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, तो शुद्ध रक्त का प्रवाह किसमें होता है, तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है धमनी में। और शरीर से अशुद्ध रक्त का प्रवाह फेफड़ा की तरफ किसके द्वारा होता है, तो यह होता है सीरा के द्वारा। अब यहाँ पे रक्त पहुंच गया है तो यहाँ से फिर ये किसमें जाएगा, ये जाएगा बायां आलिंद में। और बायां आलिंद में किसके द्वारा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे भी ये संरचना से दिख रहा है, इस संरचना को बोला जाता है त्रिदली कपाट। क्या बोला जाता है, त्रिदली कपाट, त्रिदली कपाट बोला जाता है। याद रखिएगा कि बायां आलिंद से बायां निलय में द्विदली कपाट के द्वारा रक्त प्रवेश करता है, जबकि यहाँ पे दायां निलय से जो है दायां निलय से बायां आलिंद में जो है त्रिदली कपाट के द्वारा रक्त क्या करता है, प्रवेश करता है। जब रक्त इसमें आ गया तो फिर यहाँ से किसको भेज देगा, फेफड़ा को भेज देगा शुद्ध करने के लिए। और यह जो अशुद्ध रक्त जा रहा है, यानी ऑक्सीजन विहीन रक्त जा रहा है, यह जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो फुफ्फुस शिरा है ये फेफड़ा से क्या कर रहा है, हार्ट में लेके आ रहा है किसको, शुद्ध रक्त को, फुफ्फुस शिरा। कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। यानी कि जो फुफ्फुस शिरा एक ऐसा रक्त लेके आएगा, यह लेके आएगा शुद्ध रक्त को, ठीक है। यहाँ से जो धमनी लेके जाएगा ये कैसा लेके जाएगा, ये ले जाएगा शुद्ध रक्त को। और जो शिरा ये कैसे लेके आएगा, यह लेके आएगा अशुद्ध रक्त को। और यहाँ से जो फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी एक ऐसा रक्त लेके जाएगा, यह अशुद्ध रक्त को ले जाएगा फेफड़ा तक। फेफड़ा फिर फिल्टर करेगा और फिर फुफ्फुस शिरा क्या करेगा, शुद्ध रक्त को लेकर आएगा। और यह क्रम शरीर में बार बार चलता रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल जो मनुष्य में कोष्टकों की संख्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं हार्ट चैम्बर, यह कितना होता है, 4 होता है। चीजें स्पष्ट हो गया। पहला क्या होता है, चूंकि यह बाएं साइड में और ऊपर है तो बायां आलिंद। यह नीचे आ जाइए, चूंकि यह निलय कहलाता है और नीचे है तो ये क्या कहलाएगा, निलय। और ये किस साइड में है, बायां साइड में है तो यह बायां निलय। ठीक है, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। ये 4 जो है हार्ट का क्या होता है, चैम्बर होता है, हार्ट का कोष्टक होता है। तो यहाँ से आई होप की चीजें समझ में आ गई और हार्ट कैसे काम करता है वो भी आप समझ गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हार्ट का अध्ययन कई बार एग्जाम में पूछा है, तो हार्ट का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें स्पष्ट हो गई। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए ये प्रश्न जो पूछ रहा था, ये क्या पूछ रहा था कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं, बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा जो 32 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है, यानी रक्त को शुद्ध हमारे शरीर का कौन सा अंग करता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में है हृदय, ऑप्शन बी में है यकृत, ऑप्शन सी में है फेफड़ा, या ऑप्शन डी में है ब्रिक यानी कि किडनी। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किडनी। किडनी का काम क्या है कि यह अशुद्ध रक्त को, यानी कि जो रक्त होता है जिसमें बहुत सारे अपशिष्ट होता है, ठीक है, जिसमें यूरिन भी मिला रहता है, उसको क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है, अपशिष्ट पदार्थ से यूरिन का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किडनी। ठीक है, यानी कि रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, किडनी करता है। अब देखिए यहाँ से कुछ पॉइंट को हम लोग याद रखते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए, जो इसके आकार की बात करें, यानी जो किडनी होता है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ब्रिक। ठीक है, तो जो ब्रिक का आकार होता है, यह एग्जाम में पूछता है किसके आकार का होता है, सेम के बीज के आकार का होता है, सेम के बीज के आकार जैसा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं
इमेज में दोनों का आकार कैसे दिख रहा है, यह दिख रहा है सेम के बीज के आकार का होता है, ठीक है। तो किडनी का आकार कैसा होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। मनुष्य के शरीर में किडनी की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि वृक्क की संख्या कितनी होती है, तो कितनी संख्या होती है इसकी, इसकी संख्या होती है 2। यानी मनुष्य के प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कितनी किडनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है। परंतु यह भी याद रखिएगा कि एक समय पे एक ही काम करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान रखिएगा कि यह जो है यानी कि किडनी, इसका सबसे छोटी इकाई क्या है, कई बार प्रश्न में पूछा हुआ है, इसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा कि वृक्क की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो याद रखिएगा होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन, ठीक है। यानी कि नेफ्रॉन जो होती है क्या है, यह वृक्क की सबसे छोटी इकाई है, वृक्क की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछा है कि वृक्क की सबसे छोटी इकाई यानी किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है, नेफ्रॉन। इसका मतलब क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, देखिए छोटे छोटे कोशिका नेफ्रॉन, लगभग 15 लाख नेफ्रॉन कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, वृक्क का निर्माण करती है, यानी किडनी बनती है, ठीक है। तो जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं उसी से मिलकर क्या हुआ है, किडनी का निर्माण हुआ है। इसलिए किडनी की जो सबसे छोटी इकाई यानी वृक्क की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन है। याद रखिएगा कि जो किडनी होता है यानी कि जो वृक्क होता है, यह एक दिन में लगभग 180 लीटर, ठीक है, यानी कि एक दिन में लगभग 80 लीटर क्या करता है, रक्त को फिल्टर करता है, ठीक है। और लगभग लगभग 1.5 लीटर यूरिन का क्या करता है, निर्माण करता है। यहाँ तक चीजें स्पष्ट हुई, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो इसका जो प्रश्न एक बार देख लेते हैं, क्या था, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, तो रक्त का शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, वृक्क करता है, ठीक है। हृदय का काम क्या है, इसका काम है रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना यानी कि पंप करना, ठीक है। यकृत का काम क्या है, तो यह पीत रस का निर्माण करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है इंसुलिन की मदद से। फेफड़ा क्या करता है, तो यह जो है फेफड़ा क्या करता है कि ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों से बाहर निकालता है। तो आई होप कि आपको ऑप्शन भी समझ में आ गया कि ऑप्शन क्या था और इसका राइट आंसर भी समझ में आ गया। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न पूछ रहा है हरे पौधे में हरा रंग किस कारण से होता है, ठीक है। यानी पौधा जो हरा होता है, ठीक है, जिसके पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, वो किसके कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पूछ रहा है कैरोटीन के कारण, ऑप्शन बी कह रहा है क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन सी कह रहा है जाइलम और ऑप्शन डी कह रहा है फ्लोएम, ठीक है। तो देखिए जो पौधे होते हैं जो पत्तियों का रंग हरा होता है उनमें, वो किसके कारण होता है, तो उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है, जिसके कारण पौधों का रंग कैसा होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब समझते हैं थोड़ा सा क्लोरोफिल के बारे में, ठीक है। क्लोरोफिल से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यह जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, इसकी खोज किसने की, कई बार एग्जाम में पूछता है कि क्लोरोफिल के खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल की खोज किसने की, सिंपल ने की, ठीक है। और गत वर्षों के प्रश्नों में यह पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यह भी प्रश्न एग्जाम में रिपीटेड मोड में आया है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो याद रखिएगा कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल कहाँ स्थित होता है, ठीक है, यानी कि यह कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल जो है यह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट को याद रखिएगा पौधों का रसोई घर कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल जो वर्णक है या इसी को हिंदी में पर्णहरित बोला जाता है, यह पौधों के किस भाग में पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि जो क्लोरोफिल है यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करता है, इसका क्या कार्य है, ठीक है। कई बार पूछा है कि क्लोरोफिल का कार्य को बताएं, तो याद रखिएगा कि ये सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी सूर्य से आ रही ऊर्जा सौर ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। चीजें यहाँ से स्पष्ट हो गई, यानी कि क्लोरोफिल का क्या कार्य है, क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य से आ रही प्रकाश की किरणें जिससे सौर ऊर्जा कहते हैं उसको अवशोषित करता है और उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है रासायनिक ऊर्जा में। क्यों, क्योंकि देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह होती है केमिकल एनर्जी की,
यानी कि रासायनिक ऊर्जा कम। लेकिन सूर्य में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? उसमें पाई जाती है आपका सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा। तो जब सौर ऊर्जा चलता है ना, तो क्या करता है कि क्लोरोफिल उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, इसलिए आप पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होती है? तो 4 सामग्री की आवश्यकता होती है। उसमें यह एक क्या है? क्लोरोफिल महत्वपूर्ण सामग्री होता है। क्यों? क्योंकि इसकी आवश्यकता क्या पड़ता है? यह क्या करता है कि सौर ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगर क्लोरोफिल को गायब कर दिया जाए पत्तियों से, तो प्रकाश संश्लेषण संभव ही नहीं है। तो चीजें यहाँ से स्पष्ट हो गई। एक बार और देख लेते हैं। क्लोरोफिल की खोजकर्ता कौन है? सिम्पर है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल सौर प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करता है? तो जो क्लोरोफिल है वो सौर ऊर्जा को किसमें बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो यह पूछ रहा है कि हरा पौधा में हरा रंग किसके कारण होता है? तो यह एक और एक कार्य करता है, यानी कि क्लोरोफिल क्या करता है? पत्तियों को हरा रखने में मदद करता है। यानी क्लोरोफिल के ही कारण क्या है? पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। चीजें यहाँ से स्पष्ट हो गई। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए हमारा जो प्रश्न अगला है 34 कह रहा है रुधिर में, यानी कि रक्त में कौन सा ऑक्सीजन वहन करता है? ठीक है, यानी रक्त का वह कौन सा भाग है या रक्त का वह कौन सा प्रकार है जो ऑक्सीजन को क्या करता है? ले आता है और ले जाता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन जो चारों दिया है सभी रक्त का प्रकार है। ठीक है, लेकिन इसमें से कौन ऑक्सीजन का क्या करता है? वहन करता है। ऑप्शन ए है आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका। ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, या ऑप्शन डी है प्लाज्मा। ठीक है, तो देखिए जो रक्त होता है ना, ये रक्त मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। ठीक है, यह जो है कणीय अवस्था में है। ये किस अवस्था में पाया जाता है? कणीय अवस्था में पाया जाता है। कणीय कहने का मतलब क्या? कि इसका छोटा छोटा कण पाया जाता है। ठीक है, जबकि जो प्लाज्मा अवस्था है, यानी रक्त का जो प्लाज्मा वाला भाग है, यह तरल होता है, यह पानी के आकार का होता है। ठीक है, और इसका परसेंटेज की बात किया जाए तो यह रक्त में 55% पाया जाता है, जबकि यह कितना पाया जाता है? यह 45% पाया जाता है। क्योंकि तरल की अवस्था ज्यादा है, इसलिए रक्त क्या है? बहता है। नहीं तो रक्त कैसा होता है? ठोस होता है। क्योंकि कण की जो अवस्था होती है वो कैसा होता है? ठोस होता है। लेकिन ये इसकी जो परसेंटेज है क्या है? यानी कि यह कम है, इसलिए इसको यह क्या करता है? बहाने का कार्य करता है। प्लाज्मा के कारण क्या है? रक्त बहता है, क्योंकि प्लाज्मा क्या है? रक्त में ज्यादा है। बात यहाँ से समझ में आ गई। अब देखिए बात करते हैं कि आखिर ऑक्सीजन का वहन कौन करता है। तो जो रक्त कणिकाएं होते हैं ना, यह भी 3 भाग में बटे होते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा जो होता है वो होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो आरबीसी है ना, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और यह हीमोग्लोबिन क्या करता है? यह ऑक्सीजन को अपने में घुलाने की क्षमता रखता है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने में घुला लेता है। और जब ऑक्सीजन को अपने में घुला लेता है और रक्त बहता है, तो ऑक्सीजन यानी जिधर जिधर हीमोग्लोबिन जाएगा, जिधर जिधर रक्त जाएगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा? उसी तरफ ले जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि रुधिर में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आरबीसी याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का क्या करता है? हमारे शरीर में वहन करता है। यानी फेफड़ा जो ऑक्सीजन बाहर से ग्रहण करता है, वो किसको सौंप देता है? वो ब्लड को सौंप देता है। और ब्लड में जो आरबीसी होता है उस ऑक्सीजन को क्या करता है? वहन कर जाता है। यहाँ से चीजें स्पष्ट हो गई। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है, और ये एग्जाम में भी आते रहता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि यानी मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है, तो भोजन क्या होता है? पच जाता है। तो पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? यही प्रश्न पूछ रहा है। आपका ऑप्शन ए है पेट से, ऑप्शन बी है मुंह से, ऑप्शन सी है आंत से, या ऑप्शन डी है यकृत से। तो जैसे ही हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो समझिए भोजन जो है पहला भाग किस भाग में पहुंचता है? शरीर के मुंह में पहुंचता है। ठीक है, और मुंह से क्या निकलता है? तो याद रखिएगा कि मुंह में पाया जाता है लार ग्रंथि, और वहां से निकलता है लार।
ठीक है। और लार क्या करता है, लार में जो एमाइलेज नामक एंजाइम होता है वो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है। यानी भोजन के पाचन की जो पहली प्रक्रिया है वो हमारे मुंह से ही क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। चीजें यहाँ से स्पष्ट हो गई। तो इसका जो